वेलकम टू लीगम लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अंदर क्या है कि सिविल जज की वैकेंसीज उसके बारे में नोटिफिकेशन है। ये आपको जो विज्ञापन क्रमांक यानी कि जो नोटिफिकेशन का जो नंबर है 325 और जो एग्ज़ाम है 2019 फ़ेज़ 2, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन केस आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आपने कौन सा नोटिफिकेशन, कौन से जो भी एडवर्टाइजमेंट किया था जजेस के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। और 5/9/2020 को ये नोटिफिकेशन आया था। तो इसमें आपको बता दें कि 22 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और 5 नवंबर तक इसकी क्या है, लास्ट डेट रहेगी। 10 से 12 नवंबर तक आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी भी जिन लोगों ने एलएलबी जिनकी कंप्लीट है और जिन्होंने अभी जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो जुडिशरी में आना चाहते हैं, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन है, इसकी वेबसाइट जहाँ पे आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। और उसके अलावा जो हम बात करते हैं वो जो भी फ़ीस रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए 1122 रुपये और अदर जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 722 रुपये। और जो अदर स्टेट के SC ST हैं या रिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो भी जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। ये जो रिजर्वेशन है ये ओनली MP के जो भी कैंडिडेट है उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो आपकी जो फ़ीस है या फिर आपकी कट ऑफ है, अगर आप अदर स्टेट से SC ST हैं तो आपकी फ़ीस और जो आपकी कट ऑफ है वो एज ए जर्नल कंसीडर की जाएगी। उसके अलावा हम बात करें कि जो कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसमें 252 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर 192 वैकेंसी अभी की हैं और 60 वैकेंसी बैकलॉग यानी कि पीछे की वैकेंसी खाली थी और वो भी नहीं भर पाई जो पीछे एग्ज़ाम हुए थे उनमें, यानी कि कोई कोई उसके लिए एलिजिबल था ही नहीं। तो 60 वैकेंसी वो और 192 पहले की, तो टोटल अभी 252 में आपका टोटल ये आपकी वैकेंसीज़ हैं। इसके अंदर हम बात करें जो अनरिजर्व वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 96+6 यानी कि 102 वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो उन लोगों के लिए है जो रिजर्व कैटेगरी से हैं MP के लिए। उसके अलावा हम बात करें आपका जो भी सैलरी है वो आपकी 27,700 से जो भी आपके बत्ते बत्ते ऐड करके इन्होंने ये दिया गया है। तो सैलरी डजेंट मैटर, एक जैसे लगता है तो आपको पता ही है कि सैलरी क्या मिलती है और क्या रहता है। और ये जो योग्यताएं हैं, मतलब आपके पास आप सबसे पहले तो आपने क्या है कि आपने लॉ कंप्लीट कर रखी हो, यानी कि लॉ की डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, लास्ट डेट तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें आपकी जो एज है वो 21 से लेके 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपको देखनी है। आपकी लॉ कंप्लीट होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी इनरोलमेंट नहीं मांगा इन्होंने, सिर्फ आपकी एज 21 साल और 35 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी लॉ कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा जो है वो छूट दी गई है इसमें 3 साल की, जो MP के जो भी SC ST उनके लिए और जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए, मध्य प्रदेश के उनके कर्मचारियों के लिए छूट दी गई है। ठीक है, बाकी आप सब नोटिफिकेशन देख लेना, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, हम भी इसको क्या है कि प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा जो मेन देखने वाली बात है वो है कि आपको पता है सभी राइट होते हैं गवर्नमेंट के पास या फिर हाई कोर्ट के पास कि वो वैकेंसीज़ को ऊपर नीचे कर सकती है, उनको सही लगे तो किसी को एग्ज़ाम में बैठने दे सकती है, नहीं दे सकती, यानी कि टोटली वही चीज़ें थी। उसके बाद है मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन रहेगा और जो वेबसाइट है वो www.mpHC.government.in से आप क्या है कि आप इसकी इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। और आपको कैसे क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, ये सब इन्होंने प्रोसीजर दिया हुआ है। तो या तो आप साइबर कैफ़े जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, CSC सेंटर आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो देखने वाली बात है वो है 5 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, परीक्षा जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो किस तरह से रहेगा, सबसे पहले ऑनलाइन जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, प्री रहेगा। उसके बाद जो मेन परीक्षा रहेगी लिखित डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन रहेगा उसमें 150 नंबर का अंक का रहेगी परीक्षा। ठीक है, और
ये 2-3 शिफ्ट में भी हो सकती है, तो आपको सेंटर वेंटर आपके अकॉर्डिंग आपको भर लेना, जिसमें जबलपुर है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर, सागर, जो आपको नज़दीक लगे उसमें, और जो आपको घूमना चाहें, जो लोग घूमने के लिए भी कई बार लोग अप्लाई कर देते हैं, तो जिसको जैसा लगे उस हिसाब से, कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप क्या है कि अपना जो सेंटर है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो देखने वाली बात है वो है आपका एडमिट कार्ड है, वो आपको 7 दिन पहले मिल ही जाएगा। जो आपकी प्री का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 150 नंबर का रहेगा। इसमें से जो डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान 10 नंबर, सीपीसी आपका 15 नंबर, क्योंकि सिविल जज लगा रहे हैं वो आपको, तो 15 नंबर तो आएंगे ही आएंगे सीपीसी में। उसके बाद टीपीए, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है जो, वो 7 नंबर, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 8 नंबर। उसके अलावा एसआरए, अनुतोष अधिनियम इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये 1963 का, ये 6 नंबर का आपका रहेगा। लिमिटेशन एक्ट आप सीपीसी के साथ ही पढ़ते हैं, 4 नंबर का रहेगा। फिर ये एमपी का है स्थान नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, और ये 5 नंबर का। और लैंड लॉ है एमपी का, ये भी शायद आपका 5 नंबर का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आपका एविडेंस एक्ट है, ये 15 नंबर का। और जो भारतीय दंड संहिता, ये आपका आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये 15 नंबर का। दंड प्रक्रिया संहिता, ये 15 नंबर की, यानी कि सीआरपीसी 15 नंबर की। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये 5 नंबर का। और ये आपकी जीके जनरल सामान्य ज्ञान आपका 20 नंबर का। कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का। अंग्रेजी ज्ञान 10 नंबर का। तो इसमें जो देखने वाली बात यह है कि जो भी लो स्टूडेंट आएंगे, जाहिर सी बात है जिन्होंने जुडिशरी की तैयारी की है तो उन्होंने लो तो पक्का ही पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ, जिन लोगों की जीके और कंप्यूटर और अंग्रेजी, अंग्रेजी भी चल छोड़ ही दो, अंग्रेजी भी क्या है कि लगभग सभी की ठीक ही होती है, लेकिन एक जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप अंग्रेजी पे या फिर कंप्यूटर के और या सामान्य ज्ञान पे आप थोड़ा सा फोकस करें तो एज ले सकते हैं, क्योंकि लो में सभी अच्छी तैयारी करके आएंगे, ठीक है। तो आप अभी से क्या है कि आप सामान्य ज्ञान यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना, और इसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए, एमपी के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, वहाँ की सामान्य ज्ञान के बारे में पता कीजिए, तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आपको एज मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन सभी क्या है कि लो में तो एकदम आपको मास्टरी मिलेंगे, 19-20 का आपको डिफरेंस रहेगा, लेकिन आप उनसे आगे कहाँ निकल सकते हैं, कंप्यूटर में, अंग्रेजी में, सामान्य ज्ञान में। ये जो 3 चीज़ें हैं, जो 40 नंबर का है, यहाँ पे आप एज ले सकते हैं। 40 में से अगर आपके 20-25 आ जाते हैं और आप 19-20 वहाँ पे लो में आप किसी के ऊपर नीचे रहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप अच्छा खासा compete करेंगे इसी एग्ज़ाम में, क्योंकि जो कट ऑफ है वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। कट ऑफ मैं आपको बता ही देता हूँ, 120, 125, 125 आप मान के चलो, 125 तक आपको 150 में से 125 आपने लेने हैं। आप 125 आपके सही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लो में आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टफ आता नहीं है, जिस तरह से दिल्ली जुडिशरी और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आता है, इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा का भी थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम आता है। तो कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी कंपटीशन हैवी रहता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो सीधा सीधा आपसे सेक्शन भी पूछ सकते हैं, सीधी स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, किसी सेक्शन का जो मेन कोर एरिया वो पूछ सकते हैं। तो एज ए लो स्टूडेंट और एज ए जुडिशरी का एस्पिरेंट, आपको वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेयर एक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप प्री निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें, ये जो आपका ऑनलाइन परीक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया, मॉक टेस्ट आप देख लेना जो भी है अभी आपका एमपी की साइट पे। और उसके अलावा जो बात इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी, आपको सभी पता है, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना, मोबाइल मोबाइल वो आप सभी को पता है। और जो हम मेन है, मेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, मेंस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। मेंस में आपके मेंस में जो पहला आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, एसआरए, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और लिमिटेशन एक्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और ये संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये क्या होता है आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है,
इसके बारे में बात करता है। सीपीसी है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लिमिटेशन है और एसआरए है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो सेकंड जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके अंदर आपको क्या है कि कुछ आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। वो आपको सामाजिक विषय पर भी हो सकते हैं, आपके लॉ के ऊपर भी हो सकते हैं, और आपको अंग्रेज़ी हिंदी ये सब चीज़ें आपकी लैंग्वेज के ऊपर आपको एक पेपर देना होगा। ये आपका मेंस में है। उसके अलावा हम बात करें तीसरा जो आपका पेपर रहेगा उसके अंदर आपका एमपी से रिलेटेड जो है सब। उसके अलावा भारतीय दंड संहिता यानी आपकी आईपीसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहेगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस रहेगा। यानी कि टोटली ये क्रिमिनल लॉ से डील करता है ये एग्ज़ाम आपका जो क्रिमिनल पेपर है। जो सिविल का वो पहले देख चुके, उसके बाद आपका लैंग्वेज का, उसके बाद क्रिमिनल से रिलेटेड यानी क्राइम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है वो रहेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 138 से 147 तक रहेगा आपका। ठीक है। उसके अलावा जो फोर्थ है उसमें आपको जजमेंट राइटिंग को लेके आपका एक एग्ज़ाम रहेगा जो आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है। और ये आपका टोटली आपको एज ए जज आपको किस तरह से राइटिंग करनी है वो थोड़ा सा आपको आइडिया पता होना चाहिए। ये आप कहीं से जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सीखें, या कहीं भी आप ऑनलाइन जो भी आपको जहाँ पर भी आपका इसका सोर्स मिल रहा है वहाँ से आप इसको सीखें। पहले आप प्री करें, उसके बाद इसके बारे में सोचना। ठीक है। तो ये आपका जजमेंट राइटिंग आपको आइडिया होना चाहिए, क्रिमिनल और सिविल दोनों। उसके अलावा जो आरोपों की विवेचना, ये सब चीज़ें क्या है कि आपका एक डिसीजन मेकिंग यानी केस से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। और ये आपका रिजल्ट, हाँ इसमें देखने वाली बात ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी उसके लिए 45% मेंस में आने ज़रूरी हैं, और जो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी उसके लिए 50% आने ज़रूरी हैं, तभी उनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और ये 3 गुना जो यानी कि अगर मान लो आपकी 102 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 102 वैकेंसी हैं, तो इसमें से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने कैंडिडेट को क्या है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अब ये आपको इंटरव्यू के बारे में बताया है, 50 नंबर का रहेगा, और इसमें से आपको 20 नंबर लेने ही हैं। इंटरव्यू में आपके 40% आने ज़रूरी हैं। ठीक है। ये देखने वाली बात है। मेंस में आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, और इंटरव्यू में डजेंट मैटर आप रिजर्व या अनरिजर्व हो, उसके लिए आपको 40% आने ज़रूरी है, यानी कि 50 में से आपको 20 नंबर चाहिए। ठीक है। और ये मेरिट लिस्ट के ऊपर आपका फाइनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप जज के लिए तैयार हैं। ठीक है। और इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं, बाकी आप वेबसाइट पे जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। और जो मेन देखने वाली बात यही है कि आपकी एज क्या है, 21 से 35 साल, 3 साल तक की उन्होंने छूट दी है एमपी के लिए, या फिर जो भी एमपी के कुछ कर्मचारी हों उनके लिए। और जो फीस है वो 1126 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 700 कुछ रुपये, जो मैंने पहले ही बता चुका। और डेट है फाइनल, जो लास्ट डेट है वो 5 नवंबर। ठीक है। और जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने बता ही दिया था, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप इसको डाउनलोड करके भी आप इसमें देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी तो क्या है कि कोविड चल रहा है, तो इसके चलते एग्ज़ाम होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी 2-3 महीने के बाद क्या है कि इसकी एग्ज़ाम की डेट वो डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन में कोई भी एग्ज़ाम की डेट को लेके कोई भी नोटिफाई नहीं किया है कि इस तारीख को एग्ज़ाम रहेगा। तो जैसे ही संभावना है कि वैक्सीन आए उसके बाद इसको डिक्लेयर करें, या जैसे भी उनको सही लगेगा वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2 से 3 महीने है आप मान के चलो। और 2 से 3 महीने में आप जो भी सिलेबस है आप इसको एज ए बेयर एक्ट आप इसको पढ़ सकते हैं ईजिली। बेयर एक्ट पे फोकस करें प्री के लिए। मेंस के लिए फिर आप थोड़ा सा, अभी के लिए बता रहा हूँ मैं, मेंस के लिए क्या है कि आपको पहले से तैयारी करनी थी। अगर आपको मेंस में सही में जाना ही है, या फिर आपको अगर जो भी बीच में टाइम मिलता है वो आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हैं। तो फिलहाल आप प्री पे फोकस करें, और प्री के लिए आप क्या है कि बेयर एक्ट को जितना उसके रिवाइज़ करें, जो भी बेयर एक्ट हैं उनको जितना उसके रिवाइज़ करें।
MCQs करें, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आज से ही आप लग जाएं कि जो आपका न्यूज़पेपर है, जो भी मेन अच्छा खासा सोर्स वाली न्यूज़ चैनल है उनको देखें। ये नहीं कि कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और कुछ भी चल रहा है न्यूज़ चैनलों पे, वो वहाँ से कुछ नहीं, ठीक है। MP की थोड़ी जानकारी लें, MP की जो भी GK उसके बारे में आप पता करें, इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि आपको MP में जैसे लगना है तो MP के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या है कि सामान्य ज्ञान यानी कि GK की एक ऑप्शन दिया है कि 20 नंबर का आएगा, तो वो वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए एज ए जज, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने तो कुल मिला के इस एरिया को आप थोड़ा सा अभी से फोकस करना शुरू करें। साथ में आप अपने बेयर एक्ट के रिवीजन शुरू कर सकते हैं अभी से, ठीक है। 2-3 महीने हैं, तो इसमें आपको अच्छा खासे चांसेस बनते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। हालांकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, 125 जिसके क्वेश्चन, यानी कि पीछे क्या है कि 121 थी या 118 थी, इस तरह की कट ऑफ जाती रही है, 122 126 ऐसे जाती रही है। लेकिन 125 आप मान के चलो, 150 में से 125 आप मान के चलो, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें अभी से। बेयर एक्ट का रिवीजन करें, MCQs करें, और जो 3 पोर्शन है इंग्लिश, कंप्यूटर और GK, इस पे आप अभी से फोकस करें, तो आपको एज मिलने के चांसेस हैं और कैंडिडेट के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके अलावा आपकी कोई भी इंक्वायरी है किसी भी एग्ज़ाम को लेके, या और लॉ से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। लीगम लाइव को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।